Subscribe and press the bell icon to never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निकली सहायक अध्यापकों की 69,000 बम्पर वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, आज बात ही नहीं, आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इतने कम टाइम में क्या और कैसे पढ़े कि आपका सिलेक्शन तो पक्का हो। देखिए फ्रेंड्स, एक कमिटमेंट बस आज आपको करना है कि इन 69,000 में से एक सीट तो आपको ही लेनी है। बाकी आज ऐसे कुछ टिप्स और स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए डेफिनेटली सफलता के ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, यानी कि आपको कामयाबी दिलाएंगे ही दिलाएंगे। इसके साथ आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है या अभी तक नहीं भी किया है, वो दोनों ही केस में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो 2018 में पेपर हुआ था उससे कौन कौन से टॉपिक ऐसे आए थे जो संभावनाएं हैं 2019 में भी पूछे जाने की, और डेफिनेटली हम वो भी टॉपिक साथ में डिस्कस करेंगे जो कि आपका 6 जनवरी में होने वाले पेपर के अंतर्गत 99.99% पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इन्फो की। अगर इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसे जल्दी से फिल कर लें। साथ ही एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम 6 जनवरी को होगा और जो उसके आंसर के आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी वो 8 जनवरी को की जाएगी, और जो आपका रिजल्ट है वो 22 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, आपके पास बीएड, डीएड, बीएलएड, डीएलएड या फिर बीटीसी में से एक डिग्री होनी जरूरी है, और उसके साथ ही सीटेट या यूपी टेट में से एक सर्टिफिकेट क्वालिफाई करा हुआ कक्षा 1 से 5वीं तक का बहुत जरूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो देखिए, जो जनरल एज है वो 21 से 40 वर्ष है, जो कि कट ऑफ जो लगी है वो 1 जुलाई 2018 से मानी जाएगी। इसके साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग छात्र और शिक्षा मित्रों के लिए नियमों के अनुसार आयोग ने छूट का प्रावधान दिया है। साथ ही एग्जाम फी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 600 रुपये है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए ये फीस 400 रुपये है। दिव्यांग छात्रों के लिए कोई फीस नहीं है। साथ ही जो प्रोफाइल की बात करें तो देखिए, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप उत्तर प्रदेश के जो कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें आप एज ए टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। साथ ही सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हो गई आपकी बात फॉर्म फिलिंग की। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। इसमें देखिए, एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बेस पे प्लस आपके एकेडमिक मार्क्स के बेस पे एक मेरिट तैयार की जाएगी, और उस मेरिट में जिन बच्चों का चयन होगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इसमें मेरिट तैयार करने के लिए शिक्षा मित्रों के लिए कुछ छूट भी दी गई है, जो कि मैक्सिमम 25 अंकों का उन्हें भारांक दिया जाएगा। 2.5 अंक प्रत्येक वर्ष के हिसाब से। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसलिए आप फॉर्म फिल करते टाइम सारी डिटेल्स बड़ी सावधानी से भरिएगा। देखिए, बात जब आती है रिटन एग्जाम की, तो अब हम जान लेते हैं कि इस रिटन एग्जाम का पैटर्न है क्या। देखिए, अभी तक ये कंफ्यूजन था कि जो रिटन एग्जाम है वो अति लघु टाइप का होगा या एमसीक्यू टाइप का होगा, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं जो कि अब बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। ये जो पेपर होगा अब एमसीक्यू पैटर्न का होगा। एमसीक्यू यानी बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 150 क्वेश्चंस आएंगे, और जो कि 150 ही मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक। अगर टाइम की बात करूं तो देखिए, इस पूरे पेपर के लिए 2.5 घंटा अलॉटेड है, और साथ ही ऑफलाइन ऑनलाइन मोड की बात करें तो पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ओएमआर बेस के अकॉर्डिंग। अब ओएमआर बेस को फिल करते टाइम जब आप ओएमआर शीट फिल कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीजें होती है जो कि ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि उसको किस तरीके से फिल करना है। आपको जो गोला यहाँ पे दिया हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, तो आप उस बी वाले गोले को बहुत ध्यान से फिल करिएगा।
साथ ही आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इसमें फ्लूइड का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करना, वरना आपकी पूरी शीट रिजेक्ट हो जाएगी। साथ ही अब देखिए फ्रेंड्स, जब एग्जाम पैटर्न की बात चली रही है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि जो ये 150 क्वेश्चंस आएंगे, ये 150 क्वेश्चन किस सिलेबस पे आएंगे, इनका कैटेगराइजेशन कैसे कैसे होगा। तो उसके लिए हम जान लेते हैं, एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में ये पूरा पेपर डिवाइडेड है वो टोटल 10 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा के क्वेश्चन, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पे आधारित होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। फिर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 10, वो भी 10 मार्क्स के। देन गणित से 20, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10, शिक्षण कौशल से 10, बाल मनोविज्ञान से 10, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे सिलेबस का, उसे 30 क्वेश्चन, तार्किक ज्ञान से 5 क्वेश्चन, सूचना तकनीकी से 5 क्वेश्चन, जीवन कौशल प्रबंधन से 10 क्वेश्चन। तो ये तो हुआ ओवरऑल सिलेबस जिस पे आधारित ये 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फोकस टॉपिक्स की जिन पे आधारित पेपर आएगा या जो संभावनाएं हैं 99.99% पूछे जाने की। साथ ही हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो कि 2018 में पूछे गए थे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये पेपर अभी तक एक ही बार हुआ है अति लघु टाइप का, तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है, वो एनालिसिस करना भी जरूरी है कि वो पेपर किस तरीके का था और कैसे क्वेश्चन या किन टॉपिक से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। चलिए चलते हैं आगे की। सबसे पहले हम भाषा में बात करें तो देखिए हम सबको पता चल गया है कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 ही मार्क्स से आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से आएंगे। लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का डिवीजन कैसे कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। हिंदी से 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन और संस्कृत भाषा से 10 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे और 2019 में भी यही संभावनाएं हैं पूछे जाने की। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरीके से पूछे गए थे। जो हिंदी के 20 क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन गद्यांश, एक क्वेश्चन पद्यांश, विलोम शब्द के ऊपर, वाक्य के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, रस, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, समास, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए गद्यांश और पद्यांश की बात करें तो गद्यांश पद्यांश से केवल एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। गद्यांश से पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही छोटा गद्यांश उसमें दिया हुआ था 4 से 5 लाइन का, और एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन उसे पूछा गया था, आसानी से आप उसे पढ़ के उसका आंसर दे सकते थे। साथ ही पद्यांश से जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स वो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा गया था, 4 से 5 लाइन का उसमें पद्यांश दिया हुआ था, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि अग्नि का तद्भव बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स अग्नि का तद्भव तो आग ही होगा, अब चाहे आप उसको पद्यांश पढ़ के आंसर दें या बिना पढ़े दें। तो देखिए छोटी छोटी सी टिप्स होते हैं जो कभी कभी हमारे काम कर जाते हैं टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी की तरह। तो आपको ये सजेशन मैं देती हूँ कि एक बार गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार उसका क्वेश्चन पढ़ ले। कुछ इस तरीके का आपको भी क्वेश्चन मिल जाता है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर ही उस क्वेश्चन का आंसर दें। साथ ही जो आगे के क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल ग्रामर पे बेस्ड थे, बस उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको ग्रामर के हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज पोएम से अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया था, छोटे छोटे पैसेज था, छोटी ही पोएम थी। साथ ही जो क्वेश्चन थे वो भी बिल्कुल डायरेक्ट थे, और जो कंजंक्शन, आर्टिकल और फिलर्स, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच और प्रीफिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बहुत आसान थे, इसलिए आप जरूर एक बार इन सब का ओवरव्यू ले लें। साथ ही संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन गद्यांश पे था, एक पद्यांश पे आधारित था, और बाकी जो 8 क्वेश्चन थे वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति और जो संस्कृत में सूत्र होते हैं उस पे आधारित 2 क्वेश्चन थे। चलिए अब बात करते हैं विज्ञान की। देखिए फ्रेंड्स विज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 10 ही क्वेश्चन अब आने वाले पेपर में आएंगे। 3 क्वेश्चन भौतिकी से पूछे गए थे जो कि तीनों ही न्यूमेरिकल थे, ये एक बड़ा सरप्राइज है, इसलिए आप बेसिक फैक्ट के साथ साथ आपको जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल के बेसिक फॉर्मूले भी याद रखें। साथ ही रसायन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि वो भी बहुत बेसिक थे, एक क्वेश्चन इक्वेशन पे बेस्ड था और एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित था। जीव विज्ञान से अगेन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन विटामिन के ऊपर था जो कि विटामिन सी से संबंधित था। अब कल को विटामिन के या विटामिन ए से क्वेश्चन पूछे जाते थे, विटामिन की लिस्ट आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार ब्लड का क्वेश्चन था, कल को हो सकता है कि स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए।
एक क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा ओजोन परत से पूछा गया था। चलिए अब गणित की बात करते हैं। तो गणित से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि लगभग जैसे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं सब पे एक एक क्वेश्चन जरूर था। तो इसलिए आपको जरूरी है कि जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं एक बार आप उनके बेसिक फॉर्मूले, उनसे बेसिक क्वेश्चन कैसे हल होते हैं उनको जरूर देख लें, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। साथ ही पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में वो हमारे पर्वत, ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत पूछा गया था कि कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका में है, आप याद रखना। अब आने वाले टाइम में, अब पिछली बार ड्रॉकिंसबर्ग पूछा गया था, इस बार हो सकता है आल्प्स पूछ ले आपसे, रॉकी पर्वत पूछ ले, एंडीज के बारे में पूछ ले, तो पर्वत की पूरी लिस्ट होती है वो आप देख लेना। साथ ही घास के मैदान पूछे गए थे, पंपास के बारे में इसमें पूछा गया था, तो घास के मैदान की भी एक लिस्ट होती है, जैसे डाउन्स कहाँ पे है, प्रेरी कहाँ पे है, तो वो चीज एक बार आप अच्छे से देख लेना। साथ ही दिवस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई है। आपको इससे संबंधित भी जो इम्पोर्टेंट हमारे दिवस होते हैं, जैसे योगा दिवस हो गया, हमारा अर्थ डे हो गया, एड्स दिवस हो गया, तो ये कब कब मनाए जाते हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा। इतिहास से संबंधित बेसिक क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री से था कि पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो सूरत में थी। साथ ही भूमध्य, कर्क व मकर रेखा कहां से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और संविधान संबंधी भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद मैं शिक्षण क्वेश्चन की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। इसमें भी इन्होंने ओवरऑल सिलेबस कवर किया था। जो क्वेश्चन थे वो शिक्षण विधि से था, अधिगम के सिद्धांत से था। जैसे कि देखिए पिछली बार जो पूछा गया था शिक्षण विधि से क्वेश्चन की एक प्रयोजना विधि के प्रतिपादक पूछे गए थे, जो कि कैलपैट्रिक हैं। तो हो सकता है इस बार वर्धा योजना से क्वेश्चन पूछ ले। तो जितनी भी शिक्षण विधि से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो विधि है, उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अधिगम के सिद्धांत आपको सारे याद होने चाहिए। मेनली उनके प्रतिपादक कौन है ये जनरली यहाँ पे पूछा जाता है, तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया ये आपको याद होना जरूरी है। इसके साथ ही बाल मनोविज्ञान से जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन वो बुद्धि लब्धि से पूछा गया था, कोलबर्ग के सिद्धांत से पूछा गया था। अब देखिए जो बुद्धि लब्धि की बात करूं तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि मंद बुद्धि के जो बच्चे आते हैं वो किस आईक्यू से किस आईक्यू के बीच में आते हैं। तो हो सकता है इस बार प्रतिभाशाली बच्चों को पूछ ले। तो आईक्यू की एक लिस्ट है जिसमें 3-4 कैटेगरीज डिफाइन की हुई है, तो आप उस लिस्ट को अच्छे से देख लें। कोलबर्ग का सिद्धांत पूछा गया था, इस बार हो सकता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूछ ले, स्किनर का सिद्धांत पूछ ले, तो आपको ये याद होना चाहिए। साथ ही सीखने में त्रुटि का सिद्धांत पूछा गया था। दिव्यांग छात्रों है तो विशेष व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, अगेन ये टॉपिक भी वही है जो सिलेबस में एक एक टॉपिक डिफाइन है। शिक्षण कौशल में लगभग 8 टॉपिक हैं और बाल मनोविज्ञान में लगभग 7 टॉपिक हैं। तो इन 8 और 7 टॉपिक का एक बार आप ओवरव्यू जरूर ले लें। चलिए बाल मनोविज्ञान के बाद अब देखते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से क्या पूछा गया था। देखिए ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है। इससे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल। जो पिछली बार पूछे गए थे 30 क्वेश्चन का जो कैटेगराइजेशन किया गया था पेपर के अंदर, उसमें 20 क्वेश्चन स्टैटिक फैक्ट पे थे, 10 क्वेश्चन करंट पे बेस्ड थे और ओवरऑल 30 में से मिला के 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं स्टैटिक फैक्ट्स की बात करूं तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए डेज एंड डेट से अगेन इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में तो पूछा ही गया था, साथ ही इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन डेज एंड डेट से पूछे गए थे। तो ये लिस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक एवं लेखक से अगेन इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ये 3 क्वेश्चन थे इसमें करंट और जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं हमारी, दोनों को मिला के क्वेश्चन थे। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबरनामा किसने लिखी, देखिए तो ट्रेडिशनल फैक्ट पे हो गया कि जी अबुल फजल ने लिखी। साथ ही जो करंट ट्रेंड पे जो क्वेश्चन आया इससे वो आया कि एवरेस्ट की बेटी किसकी पुस्तक है, तो वो अरुणिमा सिन्हा जी की है। तो देखिए पुस्तकें हम लेखक जो है आपको याद रखने हैं, वो आपको ट्रेडिशनल के साथ साथ जो हिस्टोरिकल हमारी बुक्स है उनके साथ साथ आपको जो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स है वो भी आपको याद रखना है। साथ ही झील से क्वेश्चन था, लोकटक झील के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे है, वो मणिपुर में स्थित आपको पता ही है। देखिए इस बार क्वेश्चन झील के ऊपर अगर पूछा जा सकता है तो वो चिल्का झील के ऊपर पूछा जा सकता है। सबसे गहरी झील कौन सी है ये पूछा जा सकता है। मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो झील की एक प्रॉपर लिस्ट होती है
वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप दोनों ही देख लीजिएगा। साथ ही खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था डूरंट कप से रिलेटेड, कि डूरंट कप किससे संबंधित है, तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है, आपको पता ही है। लेकिन इससे रिलेटेड जो और भी ट्रॉफीज हैं जो हमारी अदर खेल से रिलेटेड है, जैसे कि क्रिकेट से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, तो वो वाली लिस्ट भी आप एक बार देख लेना। साथ ही एक क्वेश्चन प्लेनेट के ऊपर भी पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो पूछा गया था लाल ग्रह के ऊपर, यानी लाल ग्रह किसको कहते हैं, वो मंगल को कहते हैं। तो हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आ जाए कि सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, ये बुध है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होते हैं, बृहस्पति के होते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, जी शुक्र को कहते हैं। वलय जो है, एक रिंग जो है, वो कौन से प्लेनेट के ऊपर है, तो वो शनि के ऊपर है। साथ ही कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो जल्लीकट्टू पर पूछा गया था, वो सूर्य मंदिर से रिलेटेड पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए वो आपके डांसेस से पूछ ले, वो मतलब कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसकी भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ लिस्ट होती हैं जिसमें कुछ फेमस आर्किटेक्चर आ जाते हैं, कुछ फेमस डांसेस आ जाते हैं कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, तो उससे रिलेटेड सारे लिस्ट भी आप एक बार देख लेना। साथ ही देखिए, अगर करंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे कि पर्सन इन न्यूज, उस टाइम पे कौन कौन पर्सन न्यूज में थे उनसे रिलेटेड पूछे गए थे। देखिए, पुरस्कार से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, तो वो इंदौर है। तो देखिए, इस बार जो आप करंट देखेंगे 6 महीने का, वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस करंट के अंदर आपको फोकस किन किन चीजों पे करना है। देखिए, चर्चित व्यक्ति पे आपका फोकस जरूर रहना चाहिए। आपको अटल जी से रिलेटेड फैक्ट सारे याद कर लेने हैं। आपको अभी हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि सीएम चेंज हुए, राजस्थान के सीएम चेंज हुए हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीएम चेंज हुए, तो वो आपको याद रख लेने हैं। पुरस्कार से रिलेटेड आपको फैक्ट जरूर याद कर लेना है कि फिल्म फेयर जो अवार्ड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, कहाँ दिए गए, किसको दिए गए, मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, या फिर जो पुरस्कार हमारे बुक से रिलेटेड है कि जी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये अमिताभ घोष को दिया गया, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो भी पुरस्कार 6 महीने के अंदर अंदर मिले हैं, नोबेल प्राइज, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। साथ ही जैसे हमने पीछे देखा कि जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण लिस्ट से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार आपका HDI से आ जाए, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स से आ जाए, आपका प्रेस फ्रीडम प्रेस में पूछने की भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको जो लिस्ट में याद रखने वाली बात होती है वो यही होती है कि आप ये देखें कि भारत का कौन सा स्थान है और फर्स्ट नंबर पे कौन है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके करंट अफेयर्स और जो ट्रेडिशनल जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं हमारे, तो दोनों तरीके से पूछे गए थे। जो करंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो योजना के ऊपर पूछा गया था, तो आप एक बार जो हाल फिलहाल में योजनाएं हुई हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही जैसे बेसिक फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सिराज किसको बोलते, तो जौनपुर को बोलते। तो जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप एक बार जरूर देख लें। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत फोकस में है, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं कि ये प्रतिमा किन की है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ पे ये स्थित है, तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट है वो आप एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं तार्किक क्वेश्चन की। तार्किक क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और डेफिनेटली जो अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी 5 ही पूछे जाएंगे। जो पिछले टॉपिक थे क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, दिशा दूरी, रक्त संबंध और सादृश्यता। देखिए, ये मेन फोकस टॉपिक ही होते हैं। तो पिछली बार मानो सीरीज से जो क्वेश्चन पूछा गया वो अल्फा न्यूमेरिक था, तो हो सकता है इस बार न्यूमेरिक पे बेस ही पूछ ले, इस बार अल्फा पूछ ले, तो वो आप एक बार ओवरऑल सीरीज को देखते चलिएगा। साथ ही सादृश्यता से मानो लास्ट टाइम तो जो क्वेश्चन आया वो लेटर से संबंधित आया, तो हो सकता है इस बार वर्ड से आ जाए क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन आ जाए। तो जो बेसिक चैप्टर्स बनते हैं तार्किक में जो आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं, उन बेसिक चैप्टर का आप बेसिक्स एक बार जरूर देख लेना। सूचना तकनीक की बात करें तो बहुत ही बेसिक फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आपका सीपीयू पे आधारित क्वेश्चन था, आपका वेब पेज से क्वेश्चन था, आपका एक क्वेश्चन ईमेल से था, एक क्वेश्चन बाइनरी नंबर से था। तो जो भी
कंप्यूटर पर आधारित बेसिक्स हैं, जो भी सूचना तकनीकी से संबंधित बेसिक्स हैं। हालांकि पाठ्यक्रम के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये भी सूचना तकनीकी में कि ये डीएलएड स्तर का होगा, तो एक बार आप वो सिलेबस देख लें, उसका एक बार ओवरव्यू ले लें। साथ ही जीवन कौशल प्रबंधन की बात करूं तो देखिए इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 10 ही क्वेश्चन इससे 2019 में पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन थे जीवन कौशल प्रबंधन से जो कवर किए गए थे, वो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भी सिलेबस में डिफाइन है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि दंड एवं पुरस्कार से संबंधित था, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य से संबंधित था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, निर्देशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। इस सिलेबस को एक बार देख लें जो जीवन कौशल से संबंधित है, और उसके एक बार बेसिक फैक्ट्स को जरूर याद कर लें। चलिए, ये तो हमारी बात हुई कि 2018 में क्या आया और जो फोकस टॉपिक रहेंगे वो लगभग कौन से रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो हमें फॉलो करनी है, जो डेफिनेटली हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी और जो हमें कामयाबी दिलाएंगी। चलिए देखते हैं हम टिप्स की तरफ। चलिए, सक्सेस टिप्स और स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि अपना पूरा सिलेबस मेजर और माइनर कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। हालांकि हो सकता है आपने कर भी लिया हो, लेकिन अगर जिन कैंडिडेट्स ने ऐसा नहीं किया है वो पहले उसको मेजर और माइनर कैटेगरी में डिवाइड कर लें। मेजर और माइनर कैटेगरी में कैसे कि जो सब्जेक्ट्स ज्यादा मार्क्स को कवर करते हैं, जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, उसको आप मेजर कैटेगरी बना लें, और जिनसे कम मार्क्स में कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि तार्किक ज्ञान और सूचना तकनीकी 5-5 नंबर में पूछे जाने, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप माइनर कैटेगरी में रख लें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आपका सारा टाइम तो जो कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके ऊपर वेस्ट हो जाए, और जैसे जो भाषा से संबंधित है ओवरऑल 40 क्वेश्चन कवर करेगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं अगेन 30 क्वेश्चन को कवर करेगा, और उसके साथ ही पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन अगेन 10 क्वेश्चन को कवर करेगा, तो वो ओवरऑल मोर देन 50% आपका ओवरऑल सिलेबस कवर करते हैं। तो आपको वो मेजर कैटेगरीज में रख लेना है। इसको डिवाइड करके आप पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप टाइमली अपनी चीजों को भी कवर कर लेंगे, और आप उसको उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे कि जितने क्वेश्चंस उससे पूछे जाने हैं। छोटी छोटी उसकी नोटिंग करते चलें, जिससे कि जब लास्ट टाइम हो तो आपको आसानी हो रिवाइज करने में। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि जो हम चीजें अधिकतर लास्ट में रिवाइज करते हैं वो हमें जल्दी से याद रह जाती है, और हम एकदम स्ट्राइक कर जाते हैं कि अच्छा इसका आंसर तो ये था। साथ ही आप एक डेली टेस्ट अपना जरूर लें। देखिए फ्रेंड, जो हम सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, जरूरी है उसका इवेल्युएशन करना कि जितना हमने पढ़ा वो हमें कितना क्लियर है। मतलब एक होता है कि हमने पढ़ लिया तो हमने सोचा हमें याद हो गया, लेकिन वो याद तभी पॉसिबल है जब आपने उससे रिलेटेड एक टेस्ट लिया। आप छोटा टेस्ट लीजिए 10 क्वेश्चन का, आप देखिए कि उन 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप 8 या उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं 10 में से, तो इट मीन्स जो आपने पढ़ा है वो सब अच्छे से पढ़ा है, आपको याद है सब कुछ। लेकिन अगर आप उससे नीचे वो चीजें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स आपको जरूरत है उसको एक बार और रिवाइज करने की। चलिए, अब रोल ऑफ करंट अफेयर्स बताऊं तो देखिए, आपको भी पता है कि 10 क्वेश्चन तो मिनिमम लगने ही लगने हैं, इससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। कि तो जरूरी है कि आप अपना 1-2 दिन का टाइम लगा के 6 महीने में जो भी करंट अफेयर्स हुई है उससे रिलेटेड सारी इंफो एक नोट कर ले, छोटी छोटी चीजें। और आज से डेली का जो भी इवेंट होता है, डेली की करंट अफेयर्स आप 10 मिनट का टाइम लगा के उससे अपडेट होते चले, जिससे कि वो आपको बाद में आके ऐसा ना लगे कि मेरा 1 महीने का करंट अफेयर छूट गया। चलिए, अब 15 दिन की बात करूं तो 15 दिन पहले आपको क्या कर देना शुरू करना है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली जरूर अटेम्प्ट करना शुरू करना है। देखिए, वो बहुत जरूरी है, वरना आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने जितना भी आज तक पढ़ा, जो भी आपने तैयारी की, तो आप उसमें कहाँ लैग कर रहे हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका अभी भी वीक है, तो वो आपको जब आप एक ओवरऑल प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करेंगे वो आपको उसी की हेल्प से पता चलेगा। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मेरे ये सेक्शन वीक है, आप उससे तुरंत कवर अप कर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 15 दिन है। वरना अगर आप 5 दिन पहले या 6 दिन पहले अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को कवर अप करने में। तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट दीजिए और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका वीकर सेक्शन कौन सा है और उसको उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूव कीजिए। देखिए, बस आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करते टाइम एक
चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो टाइम फ्रेम है आप कोशिश करें कि 2.5 घंटे में आपको, जैसे आयोग ने पेपर में 2.5 घंटे दिया है तो आप 2.5 घंटे में ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। साथ ही 3 दिन पहले, जब भी पेपर से 3 दिन रह जाएंगे, यानी कि 3 या 4 तारीख से आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। जो भी आपने नोट्स यहाँ से यहाँ तक के बनाए हैं वो सब आपको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेने हैं। चलिए, ये तो बात हुई सारी सक्सेस टिप्स और स्ट्रेटेजीज की। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ ऑल अबाउट द वीडियो। होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। और लेकिन अभी भी आपको लगता है कि इस पेपर से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित आप कोई जानकारी चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसकी साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है एक बार उसको हिट जरूर कर दें, जिससे कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी हम नया अपलोड अपने चैनल पर करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। चलिए, गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, और हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।